हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजय कुमार, केमिस्ट्री लेक्चरर। आप सभी का केमिस्ट्री अपने अपनी चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, इससे जो पीछे का लेक्चर था अपनी बात चली थी एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने बोला था एटॉमिक स्ट्रक्चर समझाने के लिए कुछ मॉडल्स दिए गए थे। उसमें मैंने बात की क्लासिकल मॉडल और क्वांटम मॉडल की। इसके अकॉर्डिंग कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, अलग अलग एक्सपेरिमेंट के आधार पर अपने मॉडल्स दिए थे। उनके नाम के आधार पर मॉडल बताए गए थे। सबसे पहले मैंने बताया था साइंटिस्ट कौन सा आया था, थॉमसन। थॉमसन ने परमाणु की संरचना को बताया था। उसके बाद साइंटिस्ट कौन सा आया था, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड के बाद कौन आया था, बोहर। बोहर के बाद आया था सोमरफील्ड। तो ये जो मॉडल हैं ये कौन से मॉडल थे, क्लासिकल मॉडल थे। इसमें अपने थॉमसन का मॉडल पढ़ लिया था, रदरफोर्ड के बारे में पढ़ लिया था कि इन दोनों ने जो एक्सपेरिमेंट किए उसमें परमाणु से रिलेटेड उन्होंने क्या बात बोली थी, उसके अपन बात कर चुके थे। अब अपन आज से अपना जो टॉपिक, ये जो अपना टॉपिक होगा अब आज से चलेगा कौन सा, बोहर का परमाणु मॉडल। बोहर ने परमाणु से रिलेटेड क्या क्या बोला था उसकी अपन बात करने जा रहे हैं। तो देखिएगा बच्चों ध्यान से, बोहर का परमाणु मॉडल। बोहर का परमाणु मॉडल बुक्स में इसको बोहर के परमाणु मॉडल से नाम ना देकर और क्या दिया जाता है इसमें, पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर। बोहर के पोस्टुलेट्स के नाम से भी पूछ सकता है। तो बोहर के परमाणु मॉडल में बोहर साइंटिस्ट ने परमाणु की स्ट्रक्चर के बारे में क्या क्या बताया उसके मैं बात कर रहा हूँ वन बाय वन। तो इसने क्या कहा, सबसे पहले इसने बात बोली थी कि परमाणु के मध्य भाग में नाभिक होता है। क्या बोला था, परमाणु के मध्य भाग में नाभिक होता है। ये कोई नई बात तो है नहीं, यही बात किसने बोली थी, रदरफोर्ड ने। और यही बात किसने बोल दी, बोहर ने बोल दी। इससे रिलेटेड अब सेकंड पढ़ते हैं। इसमें सेकंड क्या बोला इसने, ये तो कॉमन बात हो गई है। रदरफोर्ड ने भी बोली थी कि परमाणु के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। यही बात किसने बोल दी, बोहर ने बोल दी। अब इसमें क्या मॉडिफाइड हुआ और उसकी बात कर रहा हूँ। सेकंड इसने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन अपनी स्थायी वर्ताकार कक्षाओं में, स्थायी वर्ताकार कक्षा में स्थायी वेग, स्थायी वेग व स्थायी ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन अपनी स्थायी वर्ताकार कक्षा में स्थायी वेग और स्थायी ऊर्जा से चक्कर लगाता है। रदरफोर्ड ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन, किसी एटम में इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसने ये नहीं बताया कि जो सर्कुलर ऑर्बिट थे, जो सर्कुलर ऑर्बिटल में जिसमें वो चक्कर लगा रहा था इलेक्ट्रॉन, उसकी एनर्जी के बारे में, वेलोसिटी के बारे में उसने ये नहीं बोला था कि वो क्या है, स्टेबल है, स्थायी है, फिक्स्ड है। इसका मतलब बोहर ने क्या किया, उसमें मॉडिफाइड किया अपने इस मॉडल में। क्या किया उसने बताया, इलेक्ट्रॉन जब अपनी वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, जिस ऊर्जा से लगाता है, जिस वेग से लगाता है, वो क्या होती हैं, फिक्स्ड होती हैं, स्थायी होती है। तो स्थायी वर्ताकार कक्षा और स्थायी ऊर्जा और स्थायी वेग से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाता है। इस बात को क्या बताया था इसने, बोहर ने मॉडिफाइड करके बताया था। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जो एटम में फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करता है, चक्कर लगाता है, रिवॉल्विंग करता है, और उसकी एनर्जी क्या होगी, फिक्स्ड होगी, और उसका वेलोसिटी भी क्या होगा, फिक्स्ड होगा। तो ये इसकी कौन सी, परमाणु से रिलेटेड कौन सी बात होगी, सेकंड। थर्ड इसने बताई थी, किससे रिलेटेड बताया था,
क्वांटाइजेशन कंडीशन के बारे में बताया था। क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या होती है उसकी अपन बात करेंगे। तो थर्ड इसने क्या बताया, क्वांटाइजेशन कंडीशन। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड अमाउंट। फिक्स्ड अमाउंट का यहाँ पे बेसिकली मीनिंग क्या है, क्या बताया इसने, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है फिक्स्ड अमाउंट में क्या फिक्स्ड होता है यहाँ पे, उसकी मैं बात करूंगा, देखना ध्यान से। इसने बोला क्वांटाइजेशन कंडीशन का मतलब क्या हुआ, इसने कहा जब कोई इलेक्ट्रॉन अपनी वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है, चक्कर तभी लगाएगा जब उसके कोणीय संवेग का मान क्या हो, h/2π का पूर्णक गुणज हो। क्या हो, पूर्णक गुणज का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इंटीग्रल मल्टीपल हो किसका, h/2π का। तो इसने कंडीशन रखी कि वर्ताकार कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन अपनी चक्कर लगा रहा है वो उसके पास क्या होना चाहिए, कोणीय संवेग का मान h/2π का पूर्ण गुणज होना चाहिए। ये क्या कहना चाह रहा है उसकी मैं बात कर रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। इसने कहा जब इलेक्ट्रॉन अपनी वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है तो उसके कोणीय संवेग क्या होता है, देखिएगा, एंगुलर मोमेंटम जिसको किससे डिनोट किया जाता है, L से। ये क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए, h/2π का, जैसे h/2π का क्या होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या होनी चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल होनी चाहिए। अगर किसी इलेक्ट्रॉन के पास इंटीग्रल मल्टीपल क्या हो, एंगुलर मोमेंटम हो, तो ही क्या करेगा, वो वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाएगा। तो यहाँ पे जैसे मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जैसे मैंने क्या कर दी, कोई वैल्यू n रख दी, क्या रख दी, n। तो किसी इलेक्ट्रॉन के पास h/2π का पूर्णांक गुणज का मतलब इंटीग्रल मल्टीपल क्या होना चाहिए, यहाँ पे n क्या होना चाहिए, यहाँ पे इंटीजर नंबर होना चाहिए, इंटीग्रल वैल्यू होनी चाहिए, इसका मल्टीप्लिकेशन इंटीग्रल होना चाहिए, तभी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षा में अपने चक्कर लगाएगा। तो इस बात को इसने बताया था कि इसकी जो वैल्यू होती है, कोणीय संवेग L, एंगुलर मोमेंटम L की जो वैल्यू होती है, जिस सेल या ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, उसकी परिक्रमा कर रहा है, उसका क्या होना चाहिए, ये जो L है वो फिक्स्ड होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। उसके लिए बोला था, नाम लिया था उसने क्वांटाइजेशन कंडीशन। क्वांटाइजेशन का कंडीशन इसका मतलब क्या हुआ, क्वांटाइजेशन का मतलब मैंने क्या बताया था, फिक्स्ड यानी फिक्स्ड अमाउंट का मतलब क्या हो गया, जो इलेक्ट्रॉन अपने वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाएगा उसके लिए कोणीय संवेग का मान क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। अगर ये चेंज होता है, इलेक्ट्रॉन तो अपनी वर्ताकार कक्षा में चक्कर नहीं लगाएगा। तो मैंने बोला यहाँ पे ये जो कोणीय संवेग है ये इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए, तभी ये वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाएगा। तो n यहाँ पे क्या है, मल्टीपल इंटीग्रल, या मैं यहाँ पे n की बात करूँ तो n क्या है, इंटीजर नंबर का बेसिकली मीनिंग क्या है, देखना ध्यान से। इंटीजर नंबर का मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है, 1 2 3 डैश 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 कुछ भी हो सकता है, इंटीजर नंबर होना चाहिए। n यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर किसी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का इंटीजर नंबर में मल्टीप्लिकेशन हो तो उसका क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट या सेल में क्या करेगा, सर्कुलर रिवॉल्विंग करेगा, वरना नहीं करेगा। तो इस बात को किसने बताया था, बोहर ने बताया था। n यहाँ पे और क्या डिनोट कर रहा है,
n इज इक्वल टू क्या बोला जाता है कि सेल नंबर भी बोला जाता है, इंटीजर नंबर भी रिप्रेजेंट किया जाता है, और सेल नंबर कोष की संख्या भी क्या की जाती है, n के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है। मैंने कहा किसी इलेक्ट्रॉन का, जैसे l की अगर मैं बात करूं तो l यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, देखिएगा मैंने कहा h/2 पाई का क्या होना चाहिए, इंटीजर नंबर। यहाँ पे 1 लगाऊं या नहीं लगाऊं, इसका इंटीजर नंबर हो गया h/2 पाई इंटू 2 हो सकता है, ये क्या इंटीजर नंबर है, ये भी हो सकता है h/2 पाई इंटीजर नंबर का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं जैसे किसी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2 पाई का इंटीजर नंबर नहीं हो, जैसे मैंने कहा यहाँ पे 3/2 है, इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किसी नाभिक के चारों ओर उपस्थित ये जो सेल है, इस सेल में वर्ताकार कक्षा में चक्कर नहीं लगाएगा। यहाँ पे l की वैल्यू फिक्स नहीं है, ये वैल्यू यहाँ पे क्या नहीं है, वैलिड नहीं होगी। तो इसने बोला था जो इलेक्ट्रॉन के पास जो कोणीय संवेग h/2 पाई, इसका क्या होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। 3/2 है तो यहाँ पे ये वैलिड नहीं होगा, फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, तो यहाँ पे ये चीज एग्जिस्ट नहीं करेगी। एग्जिस्ट कौन सी करेगी, जिसमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2 पाई का क्या हो, इंटीग्रल मल्टीपल हो, वो बात क्या होगी वहां पे एग्जिस्ट करेगी। अब मैंने कहा इस n की जगह क्या हो सकता है, इंटीजर नंबर। जैसे सेल की अगर मैं बात करूं n के अकॉर्डिंग, अगर n की जगह 1 है तो सेल कौन सा होगा, k सेल होगा। n की वैल्यू क्या है, 2 है तो कौन सा सेल होगा, l। n की वैल्यू 3 है तो m, n की वैल्यू 4 है तो n। इस तरीके से क्या होते हैं सेल। जैसे मैं बात करूं इस नाभिक, ये नाभिक है अपना, इस नाभिक के चारों ओर ये जो सेल है, ये क्या है, सेल। जैसे अगर मैं बात करूं सेल, फर्स्ट सेल की बात करूं तो n इज इक्वल टू क्या होगा, 1, कौन सा सेल होगा, k। n इज इक्वल टू 2 पर कौन सा होगा, l। n इज इक्वल टू 3 पर क्या होगा, m। n इज इक्वल टू 4 पर क्या होगा, n। इस तरीके से सेल बताए थे। तो इसने बताया था जो इनका इन इलेक्ट्रॉन्स का, इन सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन है, इन सेल में क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा, इनका इलेक्ट्रॉन्स का जो कोणीय संवेग है वो h/2 पाई का क्या होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, तभी ये ऑर्बिट सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करेगा, रिवॉल्विंग करेगा, वरना नहीं करेगा। फिक्स्ड होना चाहिए, l की वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्वांटाइज्ड होनी चाहिए। तो क्वांटाइज्ड कंडीशन इसने दी थी, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होनी चाहिए, क्वांटाइज्ड होनी चाहिए। इस बात को ध्यान में रखना। इसको उतार लो, पहले ध्यान से समझिएगा, इसको उतार लो। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों ने उतार लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है, इसने किसकी बात कर दी, एंगुलर मोमेंटम की। अब बात आती है एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है उसकी बात कर रहा हूं मैं। देखिएगा, किसकी बात कर रहा हूं, एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग। एंगुलर मोमेंटम या कोणीय संवेग L से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, सदिश राशि होती है। क्या होती है, सदिश राशि। तो ये जनरली कहाँ आता है, फिजिक्स में आता है। तो अगर फिजिक्स थोड़ी बहुत भी आती है तो अपने को क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अटेंशन ना लें, इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ फिजिक्स के अकॉर्डिंग। तो देखना ध्यान से, एल सदिश का मतलब सदिश राशि है, जिसमें क्या होता है, सदिश राशि क्या होती है, जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण की भी रिक्वायरमेंट हो। दिशा के साथ साथ किसकी रिक्वायरमेंट हो, परिमाण की रिक्वायरमेंट हो। ऐसी भौतिक राशि क्या कहलाती है, सदिश राशि कहलाती है। इस एल की अगर मैं बात करूं, मैंने कहा कोई नाभिक है, कोई नाभिक, जैसे ये नाभिक, इसके चारों ओर क्या कर रहा है, कोई
इस सेल में इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, इस सेल में क्या कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है। इस इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो देखिएगा, इस इलेक्ट्रॉन का मैंने कहा द्रव्यमान क्या है, m। इस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या है, m। और इसकी वेलोसिटी, अगर इसकी वेलोसिटी या वेग की बात करूं, इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है, v। और इस इलेक्ट्रॉन की नाभिक के सेंटर से दूरी कितनी होगी, नाभिक के सेंटर से दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या। ये और इस त्रिज्या के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, इस पाथ पर सर्कुलर पाथ पर क्या होगा, रिवॉल्विंग होगा। इसकी वेलोसिटी v, इस पॉइंट पर किसी भी पॉइंट पर चेक कर सकते हैं, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, v होगी। तो मैंने कहा ये तो इसकी क्या है, वेलोसिटी, और ये इसकी क्या है, रेडियस r। अब देखना, मैंने कहा ये क्या है, सदिश राशि। दिशा और परिमाण दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। तो परिमाण और दिशा की अगर मैं बात करूं, वेलोसिटी की डायरेक्शन अपन शो कर रहे हैं कि किसी अलग अलग पॉइंट पर इनकी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो अब देखिएगा ध्यान से, क्या बोला जाता है कि ये जो L एंगुलर मोमेंटम है, L सदिश, इसको L से डोनेट किया जाता है। L सदिश बराबर क्या होता है, R सदिश। R सदिश का मतलब क्या हो गया, स्थिति सदिश। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या हो गया, इस स्थिति सदिश या R इस त्रिज्या सदिश के अकॉर्डिंग इसकी डायरेक्शन क्या होती है, चेंज होती जाती है। R सदिश इंटू P सदिश। P यहाँ पे क्या है, संवेग, मोमेंटम का मतलब क्या हुआ, कोई m द्रव्यमान का पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन्स की बात करें अपन, m द्रव्यमान का जो पार्टिकल है वो क्या है अपना इलेक्ट्रॉन, जिस वेग से गति कर रहा है उसका वो क्या कहलाता है, मोमेंटम या संवेग। जिसको किससे डोनेट किया जाता है, p से। ये क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो देखिएगा, तो यहाँ पे p सदिश का मतलब मैंने क्या बताया, मोमेंटम या संवेग। p सदिश इक्वल टू क्या होता है, m v सदिश। इसमें क्या होता है, संवेग इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान इनटू वेलोसिटी। कोई m द्रव्यमान का पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर रखा है। तो यहाँ पे m द्रव्यमान का पार्टिकल जिस वेग से क्या कर रहा हो, यहाँ पे रिवॉल्विंग कर रहा हो, इस ऑर्बिट में क्या कर रहा हो, रिवॉल्विंग कर रहा हो, उसका क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। तो p सदिश इक्वल टू बोला जाता है m v सदिश। इस p सदिश की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रख दूं तो l सदिश इक्वल टू क्या होगा, r सदिश क्रॉस t सदिश की जगह क्या रखता हूं मैं, m v सदिश। जब दो सदिश राशियां इसमें कौन कौन सी है, जिसपे दिशा और परिमाण दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। ये भी क्या है, एक सदिश राशि है, ये भी सदिश राशि है, और ये भी सदिश राशि है। द्रव्यमान एक तरीके की क्या होती है, अदिश राशि होती है। अदिश राशि का मतलब क्या हुआ, नॉन वेक्टर क्वांटिटी हो गई, जिसमें दिशा की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सिर्फ किसकी रिक्वायरमेंट होती है, परिमाण की। तो अगर मैं बात करूं इन तीनों में, ये क्या है, सदिश राशियां। जब दो सदिश राशि के बीच क्या हो, क्रॉस प्रोडक्ट हो, अगर दो सदिश राशि के बीच क्या हो, क्रॉस लग रहा हो, तो उसको हटाने का तरीका क्या होता है, फिजिक्स में पढ़ते हैं अपन। अगर इसको मैं इस क्वांटिटी को बाहर ले लेता हूं, द्रव्यमान क्या है कि अदिश राशि है, इस क्वांटिटी को मैंने बाहर ले लिया, और यहाँ पे क्या बचा, एक तो r सदिश क्रॉस से v सदिश। तो मैंने कहा दो सदिश राशियों के बीच जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो उसको लिखने का तरीका क्या होता है, देखिएगा ध्यान से। तो दो सदिश राशि जैसे L इजिकल टू, मैंने क्या बताया, सदिश इजिकल टू m r सदिश क्रॉस v सदिश। मैंने कहा दो सदिश राशि, ये दोनों क्या है, सदिश राशि। इन दोनों के बीच क्या हो, जब क्रॉस लगा हो, तो फिजिक्स में अपन कैसे पढ़ते हैं इसको, जब इस क्रॉस को हटाना हो, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, m v r। जब क्रॉस को हटाया जाता है तो क्या लगता है, साइन थीटा। क्या लगता है, साइन थीटा। अगर ये ऐसे होता, जैसे सपोज करें अपन, एज्यूम, मैं ऐसे क्या कर रहा हूँ, ऐसे मान रहा हूँ इसको, अगर ये कंसिडर कर रहे हैं, अगर ये क्या होता है, m r सदिश डॉट v सदिश।
सदिशों में इसका क्रॉस प्रोडक्ट और जो डॉट प्रोडक्ट है इसका इस पे पूरा फर्क पड़ता है। देखिएगा कैसे, तो ये एल सदिश क्या होता, मैंने कहा दो सदिश के बीच क्या हो, जब क्रॉस हो तो उसको कैसे हटाया जाता है, साइन थीटा की फॉर्म में लिख दिया जाता है। जो अपनी क्वांटिटी है उसको लिखकर क्या लगा दिया जाता है, साइन थीटा। अगर ये यहाँ पे डॉट होता, क्रॉस की जगह क्या होता, डॉट होता, तो इसको कैसे लिखते हैं, कैसे लिखा जाता है, देखना, इस डॉट की जगह क्या लगा दिया जाता है, कोस थीटा। तो दो सदिश के बीच अगर डॉट लगा हुआ इसका मतलब क्या है, कोस थीटा आएगा उसको हटाने से। और अगर दो सदिश राशियों के बीच क्या हो, उसका क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा हो तो उसको कैसे लिखा जाता है, साइन थीटा से। ये एक्स्ट्रा मैंने बता दिया यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, एल सदिश इज इक्वल टू एम वी आर साइन थीटा। ये थीटा क्या है, यहाँ पे अब बात आती है, ये थीटा क्या है, थीटा क्या होता है, देखना ध्यान से। ये किसके बीच एंगल था, साइन थीटा किसके, दो सदिश राशियों के बीच में क्या था, इनको हटाने से, क्रॉस प्रोडक्ट हटाने से क्या आया, साइन थीटा आया। तो दो सदिश राशियां क्या थी, आर सदिश और वी सदिश। तो देखिएगा ध्यान से, ये क्या है अपना वेलोसिटी, इस इलेक्ट्रॉन की क्या है वेलोसिटी, और ये क्या है स्थिति सदिश या आर सदिश। इन दोनों के बीच एंगल की अगर मैं बात करूं तो ये एंगल है, एंगल कितना है 90 डिग्री। दोनों सदिश के बीच एंगल किसी भी पॉइंट पर चेक कर लो, ये आर है और ये अपना क्या है वेलोसिटी, इन दोनों के बीच एंगल क्या है 90 डिग्री। इस पॉइंट पर अगर मैं बात करूं तो ये क्या है आर है, ये क्या है वेलोसिटी, तो इन दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री। तो किसी भी पॉइंट पर चेक कर सकते हैं, आर सदिश और वी सदिश वेक्टर दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो थीटा यहाँ पे क्या है, दो सदिशों के बीच कोण, दो सदिशों के बीच का कोण। तो अपने इस रिप्रेजेंटेशन में क्या है, थीटा यहाँ पे 90 डिग्री, वी सदिश और आर सदिश के बीच एंगल कितना है, थीटा। तो चूंकि थीटा कितना है अपना 90 डिग्री, तो यहाँ पे एल सदिश या एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, देखिएगा। तो एल सदिश इज इक्वल टू क्या होगा, एम वी आर साइन थीटा की जगह में कितना रख दूं 90 डिग्री। साइन 90 कितना होता है, साइन 90 इज इक्वल टू होता है 1। साइन 90 कितना होता है 1। तो एल सदिश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम वी आर। ये क्या हो गया, किसी नाभिक के ऑर्बिट या सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग हो गया। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, कोणीय संवेग। अपने को क्या पूछ ले, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग अगर पूछ ले तो क्या बताना है, एम वी आर। अगर ये चीजें आपको, मैं उम्मीद कर रहा हूँ समझ, अगर किसी को फिजिक्स नहीं आ रही हो, थोड़ी बहुत फिजिक्स आ रही हो तो इजीली समझ में आ जाएगा। वरना अपने को क्या करना है, डायरेक्ट याद रखना है, ये एल सदिश इज इक्वल टू क्या होता है, एम वी आर। किसी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होता है, एम वी आर। तो डायरेक्ट याद रखना है इसको। तो ये इसने बताया था बोर्ड ने, इसके अकॉर्डिंग क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या होती है, इसके कोणीय संवेग का मान क्या होना चाहिए, h/2 पाई का इंटीग्रल वैल्यू मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। तो ये तो बात होगी एंगुलर मोमेंटम की। एंगुलर मोमेंटम कितना आया, एम वी आर। अब देखिएगा इसने क्या बोला, ये जो एंगुलर मोमेंटम है ये क्या होना चाहिए, किसी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए, h/2 पाई का क्या होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। इंटीग्रल मल्टीपल का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे n क्या होना चाहिए, इंटीजर नंबर होना चाहिए। इंटीजर नंबर का अगर मल्टीप्लिकेशन h/2 पाई के साथ है तो वो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, कोणीय संवेग होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा। अभी अपने देखा ये जो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होता है, mvr। इसकी वैल्यू इस एल सदिश की जगह अगर मैं रख देता हूँ, mvr इज इक्वल टू अपना फॉर्मूला क्या हो जाएगा, nh/2 पाई। ये अपना क्या हो गया फॉर्मूला। इसी को बोहर ने क्या बोला था, ये क्या है, बोहर क्वांटाइजेशन, बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन, इसी को बोला था इस इक्वेशन को।
बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन, इसी इक्वेशन को बोला था। इस इक्वेशन को अपन क्या दे देते हैं, नंबरिंग 1 दे देते हैं, अपने आगे डेरिवेशन में काम आएगी। इस इक्वेशन को मैंने क्या दे दिया, 1 नंबर इक्वेशन दे दिया। अब बात आती है इस फॉर्मूले में, ये जो R क्या है, यहाँ पे रेडियस है। जो इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है, जिस ऑर्बिट में क्या कर रहा है, रिवॉल्विंग कर रहा है, उससे नाभिक के बीच की दूरी क्या होती है, त्रिज्या, रेडियस R। V क्या है, जो m द्रव्यमान का जो पार्टिकल है वो किस वेलोसिटी से क्या कर रहा हो, रिवॉल्विंग कर रहा हो, वो उसकी क्या कहलाती है, वेलोसिटी, वेग v। और m पार्टिकल का क्या हो गया, द्रव्यमान हो गया। n क्या है यहाँ पे, n इज इक्वल टू सेल नंबर या इंटीजर नंबर, सेल नंबर या इंटीजर नंबर। h यहाँ पे क्या है, h इज इक्वल टू होता है प्लांक कांस्टेंट। h क्या है, प्लांक कांस्टेंट। इस प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। h यहाँ पे क्या है, h एक प्लांक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। इस बात को ध्यान में रखना है। अब अपने को कोई पूछ ले इस फॉर्मूले बेस्ड, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपने को क्या पूछ ले, फर्स्ट सेल या फर्स्ट ऑर्बिट की क्या बताओ, एंगुलर मोमेंटम बताओ। तो फर्स्ट ऑर्बिट की देखना, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं। कोई अपने पूछ ले फर्स्ट सेल की एंगुलर मोमेंटम कितनी होगी। तो फर्स्ट सेल का मतलब क्या हुआ, सेल की वैल्यू, यहाँ पे सेल कौन सा है, फर्स्ट, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो L सदिश इज इक्वल टू अपना फॉर्मूला क्या है, NH/2π। n की वैल्यू कितनी है 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, H/2π। इसका मतलब क्या हुआ, अलग अलग सेल के लिए इसकी वैल्यू, L की वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड होती है, परमानेंट। इसकी इंटीग्रल वैल्यू के फॉर्म में आनी चाहिए। इंटीजर नंबर 1 है तो यहाँ पे एक वैल्यू क्या होगी, फिक्स्ड होगी, क्वांटाइज्ड होगी। अलग अलग सेल के लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी, क्वांटाइज्ड होगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये वैल्यू फिक्स्ड अमाउंट में रहेगी, इसकी अमाउंट अलग अलग सेल के लिए फिक्स्ड रहेगी। तभी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाएगा। तो ये बोहर ने 3 बातें कर ली। सबसे पहले बोला इसने सेंटर में क्या होता है, नाभिक होता है, जो रदरफोर्ड ने भी बोला था। उसके बाद इसने क्या बोला था, ये जो इलेक्ट्रॉन है वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, इनकी वर्ताकार कक्षाएं क्या होती हैं, फिक्स्ड होती है, और फिक्स्ड वेलोसिटी होती है इनकी, और फिक्स्ड एनर्जी से क्या करते हैं, वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ये भी बोला था। थर्ड इसने बताया इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर तभी लगा सकता है जब उसके कोणीय संवेग का मान क्या हो, H/2π का इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन हो, तभी इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, कोणीय संवेग L का मान क्या होना चाहिए, क्वांटाइज्ड होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए, फिक्स्ड अमाउंट में होना चाहिए। अब बात आती है इसके फोर्थ पोस्टुलेट की। इसने क्या बोला, जब इलेक्ट्रॉन और नाभिक, इसने क्या कहा, फोर्थ पॉइंट है, जब इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है, इसने बताया कि जब नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच क्या लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर विद्युत आकर्षण बल, स्थिर विद्युत आकर्षण बल लगता है। कैसे लगता है देखना, मैंने कहा ये क्या है कि नाभिक, इसके चारों ओर जो इसका सेल है उसमें क्या है, कि इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो देखना ध्यान से, इन दोनों के बीच, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच क्या लगेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों के बीच क्या है, एट्रैक्शन। दोनों के बीच क्या है, एट्रैक्शन। एट्रैक्शन जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो कौन सा लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर विद्युत आकर्षण बल लगेगा। तो इस बोहर ने क्या किया, इसने कहा जब इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है वो क्या प्रोवाइड कराता है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये क्या प्रोवाइड करवाएगा, यहाँ पर प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड कराता है, सेंट्रीपिटल फोर्स।
सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाता है। सेंट्रीपिटल का मतलब क्या हो गया, अभिकेंद्रीय बल। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण क्या लगता है, अभिकेंद्रीय बल। तो इसने क्या कहा, जब इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच जो अट्रैक्शन है उसको क्या बोला इसने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इन दोनों के बीच क्या लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण ही ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन इसके कारण इसके अंदर की तरफ, नाभिक की तरफ, इस इलेक्ट्रॉन के कारण क्या लगेगा, इसके नाभिक की तरफ क्या लगता है कि बल लगता है, जिसको क्या बोला, अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय का मतलब केंद्र की तरफ, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स प्रदान करता है ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वही फोर्स अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। अभिकेंद्रीय बल प्रदान करेगा। तो इसने कहा जो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच अट्रैक्शन हो रहा है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, वो क्या प्रदान करता है, अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है, जिसके कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है इन फिक्स्ड, ये जो फिक्स्ड ऑर्बिट है, सर्कुलर ऑर्बिट है, इसमें क्या करता है, रिवॉल्विंग करता है। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इस अभिकेंद्रीय बल के कारण ही क्या करता है, ये फिक्स अपनी ऑर्बिट में रिवॉल्विंग करता है। इस बात को ध्यान में रखना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखना ध्यान से। इसने जो अपना स्टेटमेंट दिया है इसके अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे। अब किसके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स की अपन बात करेंगे। देखिएगा ध्यान से। एक तो किसकी बात करेंगे, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। और हम किसकी बात करेंगे, अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल, देखिएगा ध्यान से। मैंने कहा स्थिर वैद्युत आकर्षण बल और अभिकेंद्रीय बल। इस स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के कारण क्या मिलता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसके कारण कोई किसी सेल में कोई इलेक्ट्रॉन अपनी क्या करता है, सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करता है, रिवॉल्विंग करता है। तो देखना ध्यान से। मैंने अगर मैं कंसिडर करूं, मैंने क्या माना, एज्यूम दैट, मैंने कहा दो आवेश हैं Q1 और Q2। मैंने क्या लिए, दो आवेश Q1 और Q2। इन दोनों आवेश के बीच डिस्टेंस क्या होगी, r। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दोनों के बीच क्या बोला जाता है, F = F फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। E का मतलब क्या है, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। F E कैसे लिखा जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन r²। ये क्या बोला जाता है, दो आवेश के बीच अगर डिस्टेंस r है तो दोनों आवेश के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या बोला जाता है, F = K Q1 Q2 अपॉन r²। इसी के कारण अपने को क्या मिल रहा था, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखना, मैंने कहा इसकी अपन सेंट्रीपिटल फोर्स से अगर कंपेरेटिवली बात करें तो मैंने कहा ये क्या है, नाभिक। ये क्या है, नाभिक। और ये क्या है, कोई सेल। तो मैंने कहा कोई m पार्टिकल, m द्रव्यमान का कोई पार्टिकल जिसका द्रव्यमान क्या है, m है। मैंने कहा ये क्या है, m द्रव्यमान का कोई पार्टिकल है। इसकी अगर मैं बात करूँ, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जब ये इसके रिवॉल्विंग होगा, इससे सर्कुलर ऑर्बिट में क्या होगा, रिवॉल्विंग परिक्रमा करेगा इसकी, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, v होगी। और इसकी अगर डिस्टेंस मैं बताऊँ, इस नाभिक के सेंटर से डिस्टेंस इस पार्टिकल की कितनी बता रहा हूँ मैं, कंसिडर कर रहा हूँ r। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या बताया जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल। C का मतलब क्या है, फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल। तो यहाँ पे क्या बोला जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स mv² अपॉन r। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या बताया जाता है, mv² अपॉन r। इन दोनों को ध्यान में रखना है। इसी से अपन कंपेरेटिवली बात करेंगे कि इस, तो इसने क्या बताया था, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण क्या लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ,
फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के कारण क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल। अगर ये कंडीशन है तभी ये ऑर्बिट क्या करेगा, इन सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करेगा, रिवॉल्विंग करेगा, परिक्रमा करेगा। अब इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रख दूं, इन दोनों की वैल्यू कहाँ रख दूं, इस इक्वेशन में रख दूं, तो देखिएगा क्या होगा। तो इस ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसमें अगर मैं वैल्यू रख दूं K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इजिकल टू क्या होगा, देखिएगा सेंट्रीपिटल फोर्स, इसका मतलब M V स्क्वायर अपॉन R। तो ये अपनी क्या होगी, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण क्या लग रहा था, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। अब देखिएगा ये तो अपनी बात होगी कि सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण क्या लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। तो इसने अगर क्या कहा, अपन किसी प्रोटॉन्स की किसी नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन, इसकी कंपैरेटिवली मैं किससे कर रहा हूँ, इस एटम से कर रहा हूँ। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की कंपेरिजन में किससे कर रहा हूँ, एटम से। एटम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे बताया जाता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो इसके लिए क्या बोला जाता है, किसी एटम में प्रोटॉन की संख्या कैसे काउंट की जाती है, प्रोटॉन की संख्या कैसे काउंट की जाती है, जितने उसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या हो, जितने इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हो। तो किसी एटम में अगर कोई पूछ ले प्रोटॉन कितने हैं, तो अपन क्या बताएंगे, जितने उसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हो। जितने इलेक्ट्रॉन्स की संख्या का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन उतने ही होंगे जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक नंबर। तो किसी एटम का एटॉमिक नंबर जितना होगा उसमें इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। ये कंडीशन किसके लिए है, उदासीन परमाणु के लिए। ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूँ, किसके लिए है, उदासीन परमाणु के लिए। आयनिक परमाणु की बात नहीं कर रहा मैं अभी, किसकी बात कर रहा हूँ, उदासीन परमाणु के लिए क्या होगी, ये चीज़ें वैलिड होगी। अगर कोई आयनिक परमाणु है तो उसमें एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होना जरूरी नहीं है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, उदासीन परमाणु, न्यूट्रल एटम की बात कर रहा हूँ। ध्यान से देखिए, मैंने कंडीशन अप्लाई कर दी है, उदासीन परमाणु के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो प्रोटॉन की संख्या अपने को पूछ ले तो अपने को क्या बताना है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या या एटॉमिक नंबर के बराबर प्रोटॉन की संख्या बताना है। अगर मैं चार्ज पूछूँ, प्रोटॉन पर चार्ज कैसा होता है, प्रोटॉन पर आवेश, प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर -e होता है और प्रोटॉन पर कैसा होगा, +e आवेश। तो प्रोटॉन पर आवेश कैसा होता है, +e आवेश। अगर मैं बात करूं इस नाभिक में प्रोटॉन है, प्रोटॉन और क्या है, न्यूट्रॉन दोनों है। ये अपना नाभिक, इस नाभिक में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बहुत सारे ऐसे तो है नहीं, एक ही प्रोटॉन है एक ही न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या अगर मैं बात करूं, न्यूट्रॉन पर किसी भी तरीके का कोई आवेश नहीं होता। न्यूट्रॉन क्या होता है, चार्जलेस होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, चार्जलेस। अगर प्रोटॉन की अगर मैं बात करूं, मैंने कंसिडर किया, यहाँ पे क्या किया, कंसिडर किया, एज्यूम दैट, आपने माना कि प्रोटॉन की संख्या कितनी है इस नाभिक में, प्रोटॉन P, प्रोटॉन की संख्या मैं मान रहा हूँ Z, प्रोटॉन की संख्या कितनी है, Z। एक प्रोटॉन पर जब कितना आवेश है, +e। अगर मैं बात करूँ Z प्रोटॉन पर, Z प्रोटॉन अपने कितने काउंट किए, टोटल कितने प्रोटॉन माने अपने, Z प्रोटॉन माने नाभिक में, तो Z प्रोटॉन पर आवेश कितने होंगे, Z प्रोटॉन पर आवेश, एक पर +e है तो Z पर कितना होगा, +ZE। तो ध्यान रखना, अपने को क्या पूछ ले, Z प्रोटॉन पर आवेश पूछ ले या क्या पूछ ले, नाभिक पर आवेश पूछ ले, तो अपने को क्या बताना है, +ZE। तो मैंने कहा
अपन ने क्या किया था, इससे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से किससे जोड़ रहे थे, एटम में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहे थे। तो अगर जेड प्रोटॉन पर आवेश क्या होता है, प्लस ही अपने कंसीडर कितने किए, जेड प्रोटॉन, तो जेड प्रोटॉन पर आवेश कितना होगा, प्लस जेड ई। मैंने कहा या तो क्या पूछ ले, प्रोटॉन पर आवेश पूछ ले, प्रोटॉन पर, यहाँ पे न्यूट्रॉन पर तो किसी भी तरीके का कोई आवेश नहीं होता, तो इसमें क्या बचा, सिर्फ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की अगर मैं बात करूं तो या तो क्या पूछ ले, ये क्या है अपना न्यूक्लियस, नाभिक, या तो क्या पूछ ले, न्यूक्लियस पर चार्ज क्या होगा, न्यूक्लियस चार्ज या नाभिक आवेश, न्यूक्लियस चार्ज या क्या पूछ ले, जेड प्रोटॉन पर, जेड प्रोटॉन पर आवेश, जेड प्रोटॉन पर आवेश पूछ ले या नाभिक पर आवेश पूछ ले, कितना बताना है, प्लस जेड ई। तो अब देखिएगा कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की अपन कैलकुलेशन करते हैं। इसमें किसी एटम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे लगेगा उसकी मैं बात कर रहा हूँ। देखिएगा बच्चों, प्लस जेड ई ये किस पर आवेश है, नाभिक पर। मैंने कहा ये कोई नाभिक, ये कोई नाभिक है, इसके चारों ओर क्या होगा, कोई सेल है, इस सेल में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैंने बोला किसके किसके बीच लगता है, दो आवेशों के बीच अगर डिस्टेंस क्या है, आर है। डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ, एक इलेक्ट्रॉन और इस नाभिक के बीच डिस्टेंस कितनी है, आर है, तो इन दोनों के बीच क्या लगेगा, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कितना होगा, देखिएगा ध्यान से। इलेक्ट्रॉन पर आवेश मैंने कहा कितना होता है, माइनस ई, माइनस ई या कह दूं या माइनस ई बोल दूं मैं, इलेक्ट्रॉन पर कैसे कितना आवेश होता है, माइनस ई। तो ये एक आवेश हो गया, और ये क्या है कि न्यूक्लियस, ये क्या है, न्यूक्लियस। मैंने बोला न्यूक्लियस पर कितना चार्ज होता है, आवेश की बात करें, न्यूक्लियस पर चार्ज मैंने अभी बताया प्लस जेड ई। तो प्लस जेड ई और ई के बीच क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। इन दोनों के बीच क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। स्थिर विद्युत आकर्षण बल लगेगा इन दोनों के बीच में। तो देखिएगा स्थिर विद्युत आकर्षण बल, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होगा यहाँ पे, ये जो के, इस नाभिक पर आवेश कितना है, प्लस जेड ई, और इस इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस ई है। इसका मतलब क्या कह दूं मैं, इसका मैग्नीट्यूड ले लूँ तो इसमें क्या काम में ले सकता हूँ, ई अपॉन दोनों के बीच डिस्टेंस का क्या होती है, फोर्स की बात करते हैं तो इसमें क्या लगेगा, आर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, किसी एटम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की कैलकुलेशन अपन ने कर ली। तो जो अपना फॉर्मूला था, जो दो आवेशों के बीच दो फॉर्मूला था, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये अगर एटम में बात करें, एटम में किसके बीच, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात की जाती है, तो Q1 और Q2 आवेश यहाँ पे क्या हो गए, एक तो इलेक्ट्रॉन एक नाभिक आवेश हो गया प्लस जेड ई। अपन ने इसकी वैल्यू दोनों की अलग अलग रख दी, प्लस जेड ई और ई। इसके अकॉर्डिंग क्या बताया जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो बोहर ने क्या बोला था, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण क्या उत्पन्न होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू रख दूं के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू, सेंट्रीपिटल फोर्स अपना कितना बोला गया था, एम द्रव्यमान का पार्टी वी वेलोसिटी से अगर क्या कर रहा है, रिवॉल्विंग कर रहा है, और उनके बीच डिस्टेंस कितनी हो, आर हो, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना बोला जाएगा, एम स्क्वायर अपॉन आर। इस आर से इस आर को एक आर को मैं कैंसिल कर दूं तो यहाँ पे क्या बचेगा, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। इस इक्वेशन को ध्यान रखना, अपने आगे काम आएगी। इस बोहर के अपन एप्लीकेशन पढ़ेंगे, उसमें क्या आएगी, ये इक्वेशन काम आएगी। तो इस इक्वेशन में कौन सी इक्वेशन कह रहा हूँ, सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट अपने किसको बोली थी, N इज इक्वल टू एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड अपन किसको बोल रहे हैं, के जेड स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। इक्वेशन को याद रखना। इसके बोहर के जब एप्लीकेशन पढ़ेंगे, अभी क्या चल रहे हैं पोस्टुलेट्स, जब एप्लीकेशन पढ़ेंगे उसमें अपने वो इक्वेशन से काम आएगी। तो उतार लो इस चीज को।
उम्मीद कर रहा हूँ उतार लिया होगा। तो इसके पोस्टुलेट्स कितने नंबर की बात होगी? 4 नंबर की पोस्टुलेट्स की बात होगी। एक और बात बोली थी इसने, इसका जो 5th पोस्टुलेट्स है, इसने क्या बोला एटम से रिलेटेड, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो 5th इसने क्या बोला, 4 अपने पोस्टुलेट्स की बात होगी, 5th की मैं बात कर रहा हूं। तो 5th इसने क्या कहा, जब इलेक्ट्रॉन अपनी वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, जब इलेक्ट्रॉन अपनी वर्ताकार कक्षा में क्या करता है, चक्कर लगाता है, रिवॉल्विंग करता है, तो ना तो ऊर्जा ग्रहण करता है, ना तो ऊर्जा ग्रहण करता है और ना ऊर्जा का ह्रास करता है, ना ही ऊर्जा का ह्रास करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, कोई नाभिक, जैसे ये नाभिक, इसके नाभिक की बात करूं, ये क्या है, कोई सेल, इसमें क्या है इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन जब इस फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करेगा, रिवॉल्विंग करेगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो इस ऑर्बिट में क्या करेगा, रिवॉल्विंग v वेग से करेगा। इसकी डिस्टेंस कितनी है, r है। तो यहाँ पे ये बोला जाता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना तो एनर्जी का क्या करेगा, लॉस करेगा, एनर्जी यहाँ पे ना तो एनर्जी का लॉस होता और ना ही एनर्जी गेन की जाती, ना तो एनर्जी ग्रहण की जाती है और ना एनर्जी का यहाँ पे लॉस होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एनर्जी है, इस सेल में घूम रहे इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है, इस सेल या ऑर्बिट में घूम रहे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, इसने क्या नाम दिया था इस एनर्जी को, ये जो एनर्जी है इसको क्या नाम दिया था इसने, स्टेशनरी एनर्जी लेवल, स्टेशनरी एनर्जी। क्या नाम दिया इसने इस एनर्जी को, स्टेशनरी एनर्जी। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड, जो चेंज्ड नहीं होती। इसका मतलब जिस ऑर्बिट या जिस सेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उस सेल की, जिस इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उस इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, एनर्जी ना तो बाहर से ग्रहण कर रहा है ना उसमें ह्रास कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ना तो ऊर्जा का लॉस कर रहा है ना ऊर्जा ग्रहण कर रहा। इसका मतलब ये जो एनर्जी है, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस ऑर्बिट में, इस सेल की एनर्जी बोल दूं या इस सेल में घूम रहे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है, स्टेशनरी एनर्जी कहलाती है। इनके बीच जो एनर्जी लेवल्स होंगे वो क्या होंगे, स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड। फिक्स्ड का मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसकी एनर्जी क्या होगी, फिक्स्ड होगी। जिस ऑर्बिट में जिस सेल में ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी एनर्जी क्या होगी, स्टेशनरी होगी, फिक्स्ड होगी। फिक्स्ड होने का मतलब, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, किसी एटम में जैसे मैं बात करूं किसी एटम की, किसी एटम में सभी एनर्जी होना, सभी एनर्जी लेवल होना जरूरी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, किसी एटम में सभी एनर्जी लेवल होना जरूरी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, किसी एटम में सभी एनर्जी लेवल एग्जिस्ट करे ये कोई जरूरी नहीं है। इसको मैं छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। सभी एनर्जी लेवल एग्जिस्ट करे इसका कोई कंपल्सरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि किसी एटम में सभी एनर्जी लेवल्स का होना जरूरी है। इसको मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे अपने स्कूलिंग में क्या होता है, 11th 12th 6th 7th 8th 9th 10th क्लास, जैसे कोई बच्चा 6th क्लास में है
तो नेक्स्ट क्लास में कौन सी में जाएगा, 7th क्लास में, या बैक साइड कौन सी क्लास में आएगा, 5th क्लास में। अगर मैं कहूँ क्या बच्चा 5.5 क्लास या 6.5 क्लास इसमें एग्जिस्टेंस होगा, तो नहीं होगा। स्कूलों में ऐसा कुछ एग्जिस्टेंस देखने को नहीं मिलता। या तो वो 5th से कहाँ से आएगा, 6th क्लास में, या 6 से कहाँ से आएगा वापस 5th क्लास में, या 7 से कहाँ जाएगा 8th में, या 7 से कहाँ आएगा 6th में। अगर ये कोई कहे कि इनकी जो कोई बच्चा 6th क्लास से अगर 5.5 क्लास में आता है या 6.5 क्लास में चला जाता है तो वहाँ पे एग्जिस्टेंस नहीं होती। तो ये बात एटम के लिए लगती है। मैंने एग्जांपल बताया छोटा सा, इसको उधर मत लेना। इसको मैं कह रहा हूँ एटम में सभी एनर्जी लेवल होना जरूरी नहीं है। जैसे मैं बात करूँ सभी एनर्जी लेवल्स की, तो देखना ध्यान से, इस नाभिक के चारों ओर ये क्या है, ऑर्बिटल। यहाँ पे ये फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, इसमें एनर्जी लेवल्स होते हैं। ये एनर्जी लेवल्स क्या है, फिक्स्ड है। एनर्जी लेवल्स क्या बताया इस बोर्ड ने, स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स कहलाते हैं। ये एनर्जी लेवल्स क्या कहलाते हैं, स्टेशनरी। इनकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स्ड होती है। इस ऑर्बिटल में, इस ऑर्बिट, ये जो ऑर्बिट या सेल है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा हो, रिवॉल्विंग कर रहा हो, परिक्रमा लगा रहा हो इसकी, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है, स्टेशनरी होती है। अब अगर मैं बात करूं, देखना ध्यान से, अगर ये जो इलेक्ट्रॉन इसने क्या बोला, ना तो ऊर्जा ग्रहण करता है ना ऊर्जा त्यागता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी का लॉस करता हो या एनर्जी को ग्रहण करता हुआ अगर कंडीशन अप्लाई कर दें कि एनर्जी ग्रहण कर लिया, एनर्जी त्याग दी, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इस सेल से या तो इसके अंदर की तरफ जाएगा, ये थोड़ा बाहर जाएगा, या इस सेल से अंदर की तरफ जाएगा या थोड़ा बाहर जाएगा, या इस सेल से अंदर जाएगा या थोड़ा बाहर जाएगा। इसका मतलब या तो अपर स्टेट में जाएगा या लोअर स्टेट में आएगा। जैसे मैंने बात की थी स्कूलिंग की, तो कोई बच्चा 6th क्लास में है तो ज्यादा पढ़ेगा, उसका मतलब क्या हुआ, वो 7th में हो गया, कम पढ़ेगा तो वहीं 5th में चला जाएगा। इसका मतलब 6th क्लास पास उसकी नहीं हुई। तो वहां पे इसकी मैं बात कर रहा हूं, तो वहां पे जरूरी नहीं एनर्जी लेवल्स का यहाँ पे क्या हो, एग्जिस्टेंस होना जरूरी है। इनको रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं होती। तो इन लेवल से ये जो एनर्जी लेवल्स हैं, ये फिक्स्ड सेल हैं, इनकी क्या होती है, एनर्जी फिक्स्ड होती है। इसकी एनर्जी चेंज नहीं हो सकती। अपन कम या ज्यादा थोड़ी बहुत इसमें बेसिक डिफरेंस नहीं बता सकते। इनकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है। तभी ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसे सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्विंग करेगा। तो इसने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन जब अपनी वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है तो ना तो ऊर्जा ग्रहण करता है और ना ही ऊर्जा का ह्रास करता है। इसका मतलब ना तो ऊर्जा को लॉस करेगा ना उसको गेन करेगा। इसका मतलब, इसका कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा था ना, अगर ऊर्जा थोड़ी बहुत लॉस कर दिया, थोड़ी बहुत ग्रहण कर ली, तो इसका मतलब ये जो इसके सेल है, इसकी एनर्जी स्टेशनरी नहीं रहेगी। तो इस एनर्जी को स्टेशनरी बनाने के लिए क्या करते हैं, ना तो ऊर्जा को ग्रहण करेगा ना ऊर्जा को लॉस करेगा। इस बात को ध्यान में रखना है। तो अलग अलग ये जो सेल हैं, इन सेल की एनर्जी क्या होती है, स्टेशनरी होती है। ये अपनी बात होगी बोहर की, पोस्टुलेट्स की। एटम से रिलेटेड इसने क्या क्या बातें कही उसकी मैंने बातें कर ली। अब हम इसी पोस्टुलेट से, इस पोस्टुलेट्स को काम में लेके अभी जो अपन इक्वेशन दे के आए हैं उसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, इस बोहर मॉडल की क्या करेंगे, इस बोहर मॉडल की एप्लीकेशन की बात करेंगे कि इन सभी को काम में लेके, इन पोस्टुलेट्स को काम में लेके इस बोहर मॉडल के आधार पर अपन किसी एटम में, इस सेल में घूम रहे इलेक्ट्रॉन्स की और क्या क्या काउंटिंग कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो मैंने कहा ये जो पोस्टुलेट्स हैं, ये पोस्टुलेट्स किसके थे, बोहर के पोस्टुलेट्स के आधार पर अपन इसके कुछ एप्लीकेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन पढ़ेंगे। इस बोहर मॉडल के अपन क्या पढ़ेंगे, अनुप्रयोग पढ़ेंगे, जिसमें बोहर की जो पोस्टुलेट्स हैं उसको काम में लेके अपन क्या क्या कैलकुलेट करेंगे। इसमें सबसे पहले एक तो आता है सेल की त्रिज्या। किसी कोश की त्रिज्या कैसे ज्ञात की जाती है उसकी अपन चर्चा करेंगे। एक तरीके का क्या है, बोहर मॉडल का एप्लीकेशन है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, वेग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन जो जिस सेल में ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा हो, सर्कुलर ऑर्बिट में क्या कर रहा हो, रिवॉल्विंग कर रहा हो, उस इलेक्ट्रॉन की क्या करेंगे, वेलोसिटी ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात की जाती है उसकी मैं बात करूंगा। थर्ड अपन पढ़ेंगे किसी सेल में
इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कैसे ज्ञात की जाती है उसकी अपन बात करेंगे 1 बाय 1। तो ये क्या हो गए, इससे बोहर मॉडल के एप्लीकेशन हो गए, उसके अनुप्रयोग हो गए, इसकी अपन 1 बाय 1 बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सेल की त्रिज्या, जो कोश है उसकी त्रिज्या कैसे ज्ञात की जाती है, उसकी अपन कंपेरेटिवली उसके डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करेंगे, किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसके आगे का कंटेंट अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। रिलेटिव क्वेश्चंस क्या आएंगे उसकी अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी तक मैंने जो पढ़ाया बोहर मॉडल में आपको किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत आई तो प्लीज कमेंट में जाके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।